हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 14 अगस्त 2020। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बाइलिंगुअल सेशन। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल पेंडम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही ये जो करंट अफेयर्स है वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द न्यूज़ फॉर टुडे। आज की न्यूज़ क्या है। द फर्स्ट न्यूज़ इज अगस्त 12 इंटरनेशनल यूथ डे। तो हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। द डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंश्योरिंग द कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। तो यह दिन जो है वो युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो इस वर्ष की जो थीम है इस दिन की वो है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। क्योंकि जो भी वैश्विक गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे कोई एक्शन लिया जा रहा है उससे रिलेटेड है, चाहे वो और कोई भी चुनौती है जैसे टेररिज्म को लेकर कुछ चुनौती है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, या फिर कोई और इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इशू है, तो उससे रिलेटेड जो भी वैश्विक गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें जो युवाओं की प्रतिबद्धता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इस तरह की थीम जो है चुनी गई है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1999 डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल यूथ डे ऑन अगस्त 12 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑन यूथ अफेयर्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। Now let's see a question. In which year did the United Nations General Assembly declare 12 August as International Youth Day? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था? 1985, 1995, 1979 और 1999। तो क्या होगा इसका सही आंसर? What will be the correct answer for this? Quickly comment. The correct answer is option D, that is 1999. And also one more information. The National Youth Day, राष्ट्रीय युवा दिवस, it is celebrated every year on 12 January in India. ओके, तो भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जन्मदिन के अवसर पर स्वामी विवेकानंद। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है। एंड दिस हिम हल्दी दूध और टर्मरिक लाते इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फेड। तो ये जो न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध है या फिर हल्दी लाते इसको कहे, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिल्क फेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस हिम हल्दी दूध हैज़ बीन डेवलप्ड एंड पेटेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो हिम हल्दी दूध जो है ये पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है और इसका पेटेंट कराया गया है। द ड्रिंक इज अ डिटॉक्स ड्रिंक दैट कंटेन्स एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट। तो ये जो ड्रिंक है ये जो है डिटॉक्स ड्रिंक है जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट होता है। मिल्क फेड इज़ मैनेजिंग 11 मिल्क प्लांट्स इन द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मिल्क फेड जो है ये 11 दूध संयंत्रों का प्रबंधन कर रहा है। एंड हैज़ अबाउट 1011 मिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू इट। और लगभग 1011
दुग्ध सहकारी संस्थाएं इससे संबद्ध हैं। मिल्क फेड इज करेंटली कलेक्टिंग 1.24 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। तो वर्तमान में मिल्क फेड जो प्रतिदिन 1.24 लाख लीटर दूध एकत्र कर रहा है, और कोरोना महामारी के समय में भी मिल्क फेड ने किसानों से दूध लेना बंद नहीं किया और उनकी जीविका को जो है चलने दिया। मूविंग फॉरवर्ड, so this is the inauguration of this Himdood. Now let's see a question. Recently, which state government has launched nutritional immunity boosting हिमहल्दी दूध? हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिमहल्दी दूध लॉन्च किया है? वेरी इजी, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन. Option C will be the correct answer, that is Himachal Pradesh. Now let us see the other schemes which were launched by different states. तो मध्य प्रदेश ने भी काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे रोजगार सेतु स्कीम. रोजगार सेतु नाम से समझ में आ रहा होगा, रोजगार प्रदान करने के लिए. एक था FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार. उसके बाद हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय. उसके बाद जीवन शक्ति, जीवन शक्ति स्कीम. इसमें जो है मास्क बनाने के लिए जो ऑर्डर दिए गए थे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जीवन शक्ति स्कीम के अंतर्गत. एक और मास्क से रिलेटेड थी, एक मास्क अनेक जिंदगी. ये एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये कुछ स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. उसके बाद यूपी की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 3 स्कीम्स लॉन्च की गई थी विच वर रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स लॉन्च करी गई थी बाय द यूपी गवर्नमेंट. इसमें था एक कौशल सतरंग, एक था युवा हब, और एक थी इसमें अप्रेंटिसशिप स्कीम. तो ये जो 3 स्कीम हैं ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, यूपी सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी हाल ही में. उसके बाद बिहार गवर्नमेंट की हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फैमिली पेंशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसमें क्या था कि जो बिहार गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर वो काम करते हुए उनकी कोविड-19 की वजह से कुछ नुकसान होता है या मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनको जो है उनकी फैमिली को कंपेंसेशन दिया जाएगा. तो उससे रिलेटेड ये स्पेशल फैमिली पेंशन इनिशिएटिव जो है वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था. तो चलिए आगे चलते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट पोर्टल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत की. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स. तो यह प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स रिफॉर्म इज टू रिड्यूस टैक्स रेट्स एंड सिंप्लीफाई डायरेक्ट टैक्स लॉज. तो जो कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कर की दरों में कमी लाना है, और दूसरा है कि जो प्रत्यक्ष कर हैं उनके कानूनों को और सरल बनाना है. The Central Board of Direct Taxes has made major reforms in the field of direct tax system in recent years. तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े सुधार किए हैं. उससे पहले हम सुधार जानने से पहले हम लोग जो है CBDT के बारे में कुछ जानेंगे. तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, CBDT इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी. तो गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा जो भी स्थापित की जाती है बॉडी वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है. तो ये कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी? तो सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट जो है, सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1963, 1963 का जो सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था. एंड जो करंट चेयरमैन है, द करंट चेयरमैन ऑफ CBDT कौन है? कई बार हमने डिस्कस किया है. क्विकली कमेंट अगर आपको याद होगा तो. हमने कई बार CBDT जब भी न्यूज़ में आया तो हमने डिस्कस किया. प्रमोद चंद्र मोदी.
तो प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो अभी करंट चेयरमैन हैं CBDT के। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से रिफॉर्म के स्टेप्स लिए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 22% इन 2019। तो 2019 में कॉर्पोरेट कर की जो दरें हैं उनको 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। साथ ही द टैक्स रेट ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्रीज टू 15%। तो नई विनिर्माण इकाइयों पर जो कर की दर है उसको 15% तक कर दिया गया था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश, तो लाभांश वितरण कर जो उसको समाप्त कर दिया गया था। CBDT हैज़ ऑल्सो मेड सेवरल एफर्ट्स टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आय कर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए CBDT ने कई प्रयास भी किए हैं। द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। तो लंबित कर जो विवाद थे उनको समाधान करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम जो अधिनियम है 2020 वो लाया गया था। ठीक है, विवाद से विश्वास जो अधिनियम 2020 ये किस लिए लाया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो, सो दिस वाज ब्रॉट टू रिजॉल्व द पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो लंबित कर विवाद के जो समाधान है उसको करने के लिए इसको सरकार द्वारा जो है लाया गया था। Now let us see a question. Which of the following statements is true? Recently, Prime Minister of India Narendra Modi has launched a web portal of transparent taxation honoring the honest through video conferencing. तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत की है। It is one of the important measures of the government towards indirect tax reforms. ये अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। One only, two only, both one and two and none of the above. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। स्टेटमेंट टू क्यों गलत है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इस तरह के डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो है किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी। MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च की गई। सो दिस डिवाइस वॉज लॉन्च्ड इन नागपुर। तो इस डिवाइस को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? इसको नागपुर में लॉन्च किया गया। दिस माइक्रोवेव डिवाइस कॉल्ड अतुल्य कैन डिसइंफेक्ट एनी कंपाउंड एनी बाय डिसइंटीग्रेटिंग द कोरोना वायरस इन जस्ट 30 सेकेंड्स। तो ये जो अतुल्य नाम का माइक्रोवेव डिवाइस है ये केवल 30 सेकेंड में कोरोना वायरस का विघटन करके किसी भी परिसर को कीटाणु मुक्त कर सकता है। दिस डिवाइस disintegrates the COVID-19 virus with the help of differential heating at temperatures from 56 डिग्रीज टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह डिवाइस जो है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में विभेदक हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करता है। द पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस डिवाइस इज दैट इट इज़ 100% सेफ फॉर ह्यूमन्स एंड डज नॉट एमिट अल्ट्रावायलेट रेज फॉर डिसइंफेक्शन विच कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। तो यूजुअली जो डिसइंफेक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं डिवाइसेस उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो अतुल्य है ये माइक्रोवेव डिवाइस इसमें अल्ट्रावायलेट को मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एमिट नहीं होती हैं डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो ये इसीलिए जो है 100% मनुष्य के लिए सुरक्षित है। It is a 100% indigenous device certified by DRDO and manufactured based on French and American standards built under the aegis of MSME। तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा प्रमाणित और फ्रेंच और अमेरिकी मानकों के आधार पर निर्मित 100% स्वदेशी है, जिसे MSME के तत्वाधान में बनाया गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके जो तत्वाधान में इस डिवाइस को बनाया गया है। Such devices can be used to disinfect any surface in the premises including home and office furniture, beds, new boxes and even boxes up to a 5-meter area except for the contents inside the
बॉक्सेस। तो अतुल्य माइक्रोवेव जो है इसका उपयोग सतह पर घर और कार्यालय के फर्नीचर, बेड, नए बक्से, यहाँ तक कि बक्से की सामग्री के अलावा किसी भी परिसर को 5 मीटर क्षेत्र तक कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। एंड दिस डिवाइस इज पोर्टेबल बिकॉज इट वेज ओनली 3 kg। तो इसका वजन जो मात्र 3 किलोग्राम है, तो इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। ये पोर्टेबल है डिवाइस। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये अतुल्य है और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो डिवाइस है अतुल्य, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DIAT, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, and this institute is located in Pune. Okay, so with the support of DRDO, DIAT has developed this microwave sterilizer which is Atulya, and DIAT was also in news because DIAT has won the smart hackathon Smart India Hackathon 2020. So DIT has also won this Smart India Hackathon 2020. It has won the first prize. So therefore this DIT was in news before this. Okay, and now this has developed Atulya, and this is with the support of DRDO. It has been certified by DRDO and it is manufactured based on French and American standards. Now moving forward, let's see a question. What is not true with regard to microwave device Atulya? Microwave device Atulya के संबंध में क्या सही नहीं है? This device decomposes the COVID-19 virus with the help of differential heating in a temperature of 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। यह डिवाइस 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में विभेदक हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करता है। इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन्स, ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। इट कैन डिसइंफेक्ट एनी सरफेस, ये किसी भी परिसर को कीटाणु मुक्त कर सकता है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द एजेस ऑफ MSME, तो ये MSME के तत्वाधान में बनाया गया है। तो आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अतुल्य के संबंध में क्या सही नहीं है। वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज it is not safe for humans. This statement is not correct because this is 100% safe for humans because no ultraviolet rays are emitted from this while disinfecting the surface. तो किसी भी surface को कीटाणु मुक्त करने में UV rays जो हैं वो इसके द्वारा नहीं जो है छोड़ी जाती हैं, तो ये इसीलिए 100% मनुष्यों के लिए सेफ है, सुरक्षित है, हानिकारक नहीं है। Moving forward, let's see the next news. Bangladesh will not be quick to allow human trials of Chinese coronavirus Sinovac in the country. बांग्लादेश देश में चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोवैक के मानव परीक्षण की अनुमति देने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय द बांग्लादेश डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर ABM खुर्शीद आलम। तो ये इसका जो अनाउंसमेंट है, ये जो बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं डॉक्टर ABM खुर्शीद आलम, उन्होंने ऐसा कहा है। बांग्लादेश विल सी द रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्टेड इन चाइना एंड ओनली देन इट विल बी अलाउड टू रन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो बांग्लादेश ने कहा कि पहले वो चीन में किए गए क्लिनिकल परीक्षण के परिणाम देखेगा, उसके बाद ही मानव नैदानिक परीक्षण चलाने की अनुमति देगा। दिस वैक्सीन साइनोवैक हैज़ बीन मेड बाय चाइना बेस्ड साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड। तो ये वैक्सीन को चीन स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली इंडोनेशिया स्टार्टेड अ फाइनल फेज क्लिनिकल ट्रायल फॉर दिस पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन। तो हाल ही में इंडोनेशिया ने इस संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अंतिम चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। Talking about Bangladesh, located to the east of India on the Bay of Bengal, Bangladesh is a South Asian country. तो बांग्लादेश जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, दक्षिण एशिया का एक देश है और ये बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे आप बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। ये भारत का साथ जो है सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है कंट्री बांग्लादेश, और बांग्लादेश सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, एक तो भारत के साथ शेयर करती है और दूसरा म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है।
और अगर स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड यहाँ की जो पीएम है वो शेख हसीना है। कैपिटल यहाँ पे ढाका है बांग्लादेश की, और करेंसी कौन सी है? बांग्लादेशी टका है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है, जैसे कि सार्क का बांग्लादेश पार्ट है भारत के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है बिम्स्टेक का भी ये बांग्लादेश पार्ट है। उसके बाद BBIN जो है, यानी कि भारत मतलब भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसका भी जो एक कॉरिडोर बनाने की बात करी गई थी, जो व्हीकल का प्रोजेक्ट है उसका भी ये पार्ट है बांग्लादेश। तो काफ़ी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग्स हैं और जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका एक अहम हिस्सा है बांग्लादेश। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। कोरोना वैक्सीन साइनोवैक इज मेड बाय विच कंट्री? कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है सिनोवैक, ये किस देश के द्वारा बनाई गई है? एंड द ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, ब्रिटेन एंड रशिया। वेरी इजी क्वेश्चन। The correct answer for this is option A, that is China. Now let's see the next news. Germany, India, USA and others suspect Russia's corona vaccine Sputnik 5. तो रूस की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इस पर जर्मनी, भारत और अमेरिका और बाकी देशों ने संदेह व्यक्त किया है। तो कल ही हमने पढ़ा था कि रशिया ने जो है पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है और उस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। और दिस इज बीइंग कॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन, इसे दुनिया का पहला वैक्सीन कहा जा रहा है। द वैक्सीन इज नेम्ड आफ्टर स्पुतनिक 1, रशियाज फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन इन 1957। तो वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 1 रूस के पहले कक्षीय उपग्रह, जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके नाम पर रखा गया है। और ये जो स्पुतनिक 1 है ये अर्थ की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है। It is also Earth's first artificial satellite. Okay. Now moving forward, let's see the question. It is dash is a recently launched coronavirus vaccine by Russia. रूस द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई कोरोना वायरस वैक्सीन कौन सी है? साइनोवैक, स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन एंड विवैक्स। क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी। The correct answer for this is option B, that is Sputnik, and Sinovac is launched by China and Covaxin has been developed by India, and these are going under trials. Moving forward, let's see the next news. Threat of thrombocytopenia syndrome due to tick-borne virus in China. चीन में टिक जनित वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम की दस्तक। Recently in China, amid COVID-19, a new health threat is emerging due to thrombocytopenia syndrome caused by tick-borne virus. तो हाल ही में जो कोरोना वायरस पेंडेमिक जो चल रहा है, उसके महामारी जो चल रही है, उसके चलते हुए चीन में एक बार फिर से टिक जनित वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम में दस्तक दी है। और इसके कारण जो है अभी तक 60 लोग से ज़्यादा जो है संक्रमित हो गए हैं और 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। Earlier in 2009, there were some cases in rural areas of Hubei and Henan province. So इससे पूर्व 2009 में हुबई और हेनान प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आए थे। A large number of cases are currently reported in East China's Jiangsu and Anhui province. तो वर्तमान में बड़ी संख्या में पूर्वी चीन के जियांगसू और अनहुई प्रांतों में मामले दर्ज किए गए हैं। सो व्हाट इज दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम? सो दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू टिक बाइट्स। तो क्योंकि ये बीमारी जो है टिक काटने के माध्यम से मनुष्य में हस्तांतरित होती है, तो साइंटिस्ट ने जो है मानव से मानव संरक्षण के जो संभावना है, जो ह्यूमन ट्रांसमिशन की जो संभावना है, उसको इनकार नहीं किया है। द नेम ऑफ दिस टिक इज हेमोफेसिलिस लॉन्गिकॉर्निस। तो ये जो टिक है इसका नाम हेमोफेसिलिस लॉन्गिकॉर्निस है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम वायरस बिलोंग्स टू SFTSV बूनी वायरस फैमिली। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम वायरस SFTSV
ब्यूना वायरस परिवार से संबंधित। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट वायरस इज ऑफन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स सच एज गोट्स, कैटल, डियर एंड शीप टू ह्यूमंस। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वायरस अक्सर बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्य में फैलता है। डिस्पाइट बीइंग इन्फेक्टेड विद वायरस, एनिमल्स यूजुअली शो नो सिम्टम्स एसोसिएटेड विद SFTSV। तो वायरस से संक्रमित होने के बावजूद भी जानवर आमतौर पर SFTSV से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। 30% ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद वायरस डाइड। तो यहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड थे इस वायरस के कारण, जो संक्रमित थे, उसमें से 30% लोगों की मृत्यु हो जाती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रेट, SFTSV हैज़ बीन लिस्टेड इन द ब्लूप्रिंट ऑफ टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीजेस बाय द WHO। तो इसकी उच्च घातक दर के कारण SFTSV को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों के ब्लूप्रिंट में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिलेगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है WHO के द्वारा, उसमें टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो उसमें एक तो SFTSV है और बाकी जो भी हैं वो आप एक बार उसको पढ़िए लिस्ट को, क्योंकि हो सकता है उससे जुड़ा कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड कुछ आपसे पूछ लिया जाए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच कंट्री इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ आउटब्रेक ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम ड्यू टू टिक-बॉर्न वायरस। हाल ही में किस देश में टिक जनित वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के फैलने की खबर जो है वो चर्चा में है? वियतनाम, कॉन्गो, ब्राज़ील और चाइना। So what will be the correct answer? Guys, keep commenting the correct answer, like the video, share it, try to add more and more people to the session. Keep following daily current affairs. If you have any doubt, mention that in comment box. The correct answer for this is option D, that is China. Now let's see the next news. Chief Minister of Tamil Nadu ordered release of water into the Lower Bhavani project canals from 14th of August. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त से निचली भवानी परियोजना नहरों में पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है। द लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम द भवानी सागर डैम। तो निचली भवानी परियोजना नहरों को भवानी सागर बांध से पानी प्राप्त होता है। वाटर रिलीज विल बेनिफिट 1.03 लाख एकर्स ऑफ लैंड इन इरोड, तिरुपुर एंड कारू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। इनमें पानी छोड़ने से इरोड, तिरुपुर और कुरूर जिले में 1.3 लाख करोड़ भूमि का लाभ होगा। लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल, इट इज़ अ 201 किलोमीटर लॉन्ग इरिगेशन कैनाल दैट रन्स इन इरोड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, इंडिया। ये भारत का जो भारत में तमिलनाडु है उसके इरोड जिले में जो है एक नहर है, लंबी सिंचाई नहर है, जिसका जो लेंथ है वो 201 किलोमीटर का है। It is extracted from भवानी सागर डैम एंड इरिगेट्स 2.07 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसे भवानी सागर बांध से निकाला गया है और यह 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। द भवानी सागर डैम इज बिल्ट ओवर द भवानी रिवर फ्लोइंग इन केरला एंड तमिलनाडु। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। भवानी सागर बांध केरल और तमिलनाडु में बहने वाली भवानी नदी पर बनाया गया है। यह कावेरी की एक सहायक नदी है। तो क्योंकि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भवानी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है भवानी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच स्टेट डज द भवानी रिवर फ्लो? भवानी नदी किस राज्य में बहती है? केरला, तमिलनाडु, बोथ वन एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो केरल, तमिलनाडु, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कहाँ किस राज्य से होकर बहती है ये भवानी नदी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि केरला और तमिलनाडु दोनों से होकर ये बहती है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट सेड डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है। The bench states that the amended Hindu Succession Act 1956 will have retrospective effect. बेंच का कहना है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। This 3-judge bench was headed by Justice अरुण मिश्रा। तो इस 3 न्यायाधीशों वाली बेंच का नेतृत्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने
किया है। द कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन इन 2015। तो अदालत ने अपने 2015 के पहले के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया है। दस अ डॉक्टर हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पोजीशन ऑफ को पार्सनर। इस प्रकार एक बेटी को को पार्सनर का जो है की जो स्थिति है उसको प्रदान कर दिया गया है। को पार्सनर इज अ पर्सन हु हैज़ अ बर्थ ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जो को पार्सनर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास पैतृक संपत्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यानी कि अब जो बेटियां हैं उनको भी जो पैतृक संपत्ति है उसके लिए जन्मसिद्ध अधिकार मिलेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या डिसीजन दिया था रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। Earlier in 2015, by amending the Hindu Succession Act of 1956, the daughters were given equal rights in ancestral property, and this decision came into force from 9 September 2005. तो इससे पूर्व 2015 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए थे। यह निर्णय 9 सितंबर 2005 से लागू हो गया था। इसके बाद an appeal was made against the 2015 decision which related to the doubt that whether the amendment to the Hindu Succession Act 1956 would have retrospective effect of granting equal right to daughters to acquire paternal property। तो इस संबंध में संशय की स्थिति को दूर करने के लिए 2015 के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। On this, Supreme Court has said that since a daughter has the right to be a co-partner from birth, it is not necessary that the father should be alive on 9 September 2005। क्योंकि ये जो डिसीजन था ये 9 सितंबर 2005 से जो है ये इफेक्ट में आया था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉटर का राइट टू बी को पार्टनर है ये जो है उसका जन्म से अधिकार है, और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि पिता जो है वो 9 सितंबर 2005 को जीवित होने चाहिए। द कोर्ट हैज़ दस ओवरटर्न द अर्लियर जजमेंट ऑफ 2015। तो इस तरह से जो अदालत ने जो 2015 का फैसला था उसको पलट दिया है। Also, the court has said that disputes pending on this question in various courts should be decided within the next 6 months। तो साथ ही अदालत ने कहा कि विभिन्न अदालतों में इस सवाल पर लंबित जितने भी विवाद हैं वो अगले 6 महीने के भीतर उनका फैसला हो जाना चाहिए। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी की बात आई है तो इससे जुड़े हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या ये फंडामेंटल राइट है, यस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है? तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इसके बाद जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया, 44वां संशोधन किया गया, और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 में पास किया गया था, और इसके द्वारा जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको अलग आर्टिकल 300A में जो है इसको लेकर आया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका संवैधानिक अधिकार है, एक आपका लीगल राइट है, परंतु ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आर्टिकल 32 है तो क्या उसके अंतर्गत आप राइट टू प्रॉपर्टी के लिए अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो आप अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 32 होता है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसके लिए आप जो है डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। हु लेड दिस 3 जज बेंच? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने निर्णय दिया है कि बेटियों को संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है।
इस 3 न्यायाधीशों वाली बेंच का नेतृत्व किसने किया है? जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस रंजन गोगोई एंड जस्टिस दीपक मिश्रा। सो क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जस्टिस अरुण मिश्रा। आगे चलते हैं। लेट्स सी योर नेक्स्ट न्यूज। वेबिनार ऑन सेलुलर जेल लेटर मेमोइर्स एंड मेमोरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत वेबिनार सेलुलर जेल पत्र संस्मरण और यादों का आयोजन किया गया है। द वेबिनार वॉज द 46 अंडर देखो अपना देश सीरीज एंड द सेकेंड ऑफ 5 वेबिनार्स फोकस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे थीम। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो ये देखो अपना देश वेबिनार सीरीज चल रही है, इसमें जो है एक 5 वेबिनार की एक और सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें जो है इंडिपेंडेंस डे की थीम्स रहेंगी। उसमें जो पहला वेबिनार था उसमें जो 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का, उसके बारे में वो वेबिनार था। और उसके बाद अभी जो दूसरा इसका पार्ट है वो है सेलुलर जेल और पत्र संस्मरण और यादें, इसका ये शीर्षक है। द टाइटल ऑफ द सीक्वल टू द वेबिनार इज जलियांवाला बाग अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें वेबिनार की जो अगली कड़ी है उसका शीर्षक क्या है? जलियांवाला बाग अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ठीक है, तो तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? जलियांवाला बाग पर रिलेटेड होगा। और ये जो वेबिनार था जो सेलुलर जेल का था, इसमें जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है थ्रू द कॉरिडोर्स एंड सेल्स ऑफ द सेलुलर प्रिजन उसको दिखाया गया है, यानी कि सेलुलर जेल के गलियारों और सेलों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को प्रदर्शित किया गया। चलिए सेलुलर जेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेलुलर जेल एट पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड is a prison where the Indians who were fighting for their freedom were deported and imprisoned by the British in very inhumane condition। तो होता क्या था कि ये जो सेलुलर जेल है ये कहाँ पर थी? सबसे पहले तो अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर ये स्थित है। और ये ऐसी जेल है जहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं वो जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन भारतीयों को बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में जो है कैद में रखा जाता था। It is currently a national monument and it is called as cellular because it was constructed only to make individual cells for the purpose of solitary confinement। तो वर्तमान में एक राष्ट्रीय स्मारक है और सेलुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो एकांत कारावास के उद्देश्य से केवल व्यक्तिगत सेलों के निर्माण के लिए किया गया था। तो इस तरह से इसको बनाया गया था कि एक बंदा जो है वो किसी दूसरे कैदी के साथ जो है बातचीत न कर सके, कम्युनिकेट न कर सके, और सिर्फ वो जिस सेल में है वो वहीं पर रहे। सम वेरी फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स लाइक वीर सावरकर, बी.के. दत्त, फजले हक खैरबादी, वरिंद्र कुमार घोष, सुशील दास गुप्ता वर इम्प्रिजन्ड इन दिस प्रिजन। तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो यहाँ पे जिनको रखा गया था उसमें वीर सावरकर, बी.के. दत्त, फजले हक खैराबदी, वरिंद्र कुमार घोष, सुशील दास गुप्ता शामिल हैं। So now let's see a question. Recently the webinar on cellular jail letter memoirs and memories was organized by the Ministry of Tourism under देखो अपना देश webinar series. The cellular jail is located in हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत वेबिनार सेलुलर जेल पत्र संस्मरण और यादों का आयोजन किया गया। सेलुलर जेल डैश में स्थित है, न्यू दिल्ली, पटना, पोर्ट ब्लेयर एंड पणजी। तो ये कहाँ पर स्थित है सेलुलर जेल? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। Moving forward, let's see the next news. The work of Katra Delhi Express Road Corridor will be completed by 2023। तो कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड कॉरिडोर का कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस पर काम चालू हो गया है और ये अपनी तरह का पहला कॉरिडोर है। After its commencement, the journey time from Katra to Delhi will be reduced by about 6.5 hours and the journey from Jammu to Delhi will be completed in just 6 hours। तो इसके प्रारंभ होने के बाद कटरा से दिल्ली की जो यात्रा है उसका समय लगभग 6.5 घंटे कम हो जाएगा और जम्मू से दिल्ली तक की यात्रा सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। द हॉलमार्क ऑफ दिस रोड इज दैट इट विल कनेक्ट द होली सिटीज ऑफ कटरा एंड अमृतसर
as well as provide connectivity to some other major religious sites between the two destination। तो इस सड़क के गलियारे की पहचान यह है कि यह कटरा और अमृतसर के पवित्र शहरों को तो जोड़ेगा ही, और साथ में दोनों गंतव्यों के बीच में जो भी अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनसे भी कनेक्टिविटी यह प्रदान करेगा। द वर्क इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट मोर देन ₹35,000 करोड़। तो इसमें जो खर्चा आएगा वो लगभग 35,000 करोड़ का आएगा। Now let's see a question, by which year is the work of Katra Delhi Express Corridor expected to be completed? कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड कॉरिडोर का कार्य कब तक पूरा होने की उम्मीद है? 2023, 2022, 2024 एंड 2025। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2023। आगे चलते हैं। Let's see the next news. The Ministry of Corporate Affairs released the report of the Committee on Business Responsibility Reporting. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति की रिपोर्ट जो है वो जारी की है। दिस कमिटी वॉज चेयर्ड बाय MCA जॉइंट सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। तो इस समिति की अध्यक्षता MCA के संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट हु हेडेड द कमिटी रिलेटेड टू द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, तो जो कमिटी है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पे उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो MCA के जॉइंट सेक्रेटरी हैं ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने की थी। Key points of the report were to improve the scope of reporting on non-financial parameters, set up a new reporting framework called Business Responsibility and Sustainability Report। गैर वित्तीय मापदंडों पर रिपोर्टिंग के दायरे को बेहतर करने के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नामक एक रिपोर्टिंग ढांचा जो है वो गठित करना। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स शुड बी डन इन अ ग्रेजुअल एंड फेज्ड मैनर। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का क्रियान्वयन क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ऑल्सो इंटीग्रेटिंग दिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विद द MCA 21 पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो साथ ही इस रिपोर्टिंग ढांचे को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के MCA 21 पोर्टल के साथ एकत्रित करना। तो ये कुछ जो है रिपोर्ट में शामिल था। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कंपनीज। तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों का उत्तरदायी कारोबार संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल कर चुका है। वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर इशूड इन 2009 एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपनी अकाउंटेबिलिटी। कंपनी जवाबदेही की अवधारणा को मुख्य धारा में लाने की दिशा में पहले कदम के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर स्वैच्छिक दिशा निर्देश वर्ष 2009 में जारी किए गए थे। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति की रिपोर्ट जारी की है। दिस कमिटी वॉज चेयर्ड बाय MCA जॉइंट सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। इस समिति की जो अध्यक्षता है वो MCA के संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह द्वारा की गई है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड डेली करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आ गई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।